ज्ञान योग कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड ईयर का मॉडल पेपर बताने जा रही हूँ, जिसे मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया बोलते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हमारे अनिवार्य क्वेश्चन आते हैं जो 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ए में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले सेक्शन ए में 20 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति एवं महत्व को बताइए। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन एवं राष्ट्रीय विपणन में अंतर बताइए, या राष्ट्रीय विपणन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन को इंटरनेशनल मार्केटिंग बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग। अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन वह विपणन होता है जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किया जाता है। आप कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक देश आपस में मिलकर जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विपणन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आप चार भी शामिल कर सकते हैं, जिसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वह विपणन है जिसमें एक देश दूसरे देश में क्या करता है? वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विपणन। इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति क्या है? पहला हेडिंग है संरक्षणवादी प्रकृति। अब संरक्षणवादी प्रकृति क्या होता है? यह वह प्रकृति होता है जिसमें कोई भी देश चाहता है कि हम क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें। मान लीजिए कोई भी देश यही से चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात इसलिए करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने से हमारे देश को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरे देश से हमारे देश में क्या मुद्रा आएगी। कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि हम ज़्यादा आयात करें, कोई भी देश चाहता है हम क्या करें? ज़्यादा निर्यात करें। तो पहला हेडिंग हो गया संरक्षणवादी प्रकृति। दूसरा हो गया प्रतियोगिता। देखिए, प्रतियोगिता से आशय है कि जब 2 या 2 से अधिक देश किसी भी वस्तु का क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, तो उन लोगों में कंपटीशन चलता है। प्रत्येक देश चाहेगा कि हम अपनी वस्तु कम मूल्य पर दूसरे देश को क्या करें? निर्यात करें। और इसमें त्रिस्तरीय प्रतियोगिता क्या सम्मिलित हो जाती है। अब हमारा आ गया अधिक जोखिम। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम होता है। जोखिम क्यों होता है? क्योंकि विदेशी जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, समय समय पर उनके मांग एवं रुचि में क्या परिवर्तन होते रहता है, जिससे इसमें जोखिम क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब चौथा हेडिंग आप कह सकते हैं देशों के विभिन्न कानून। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति है देशों के जो क्या है? विभिन्न कानून है। प्रत्येक देश के अपने अपने कानून होते हैं और प्रत्येक देश के अपने अपने क्या होते हैं? नियम होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन की एक तरह की क्या है? प्रकृति है। और हो सकता है विभिन्न मौद्रिक प्रणाली। अगला हेडिंग है विभिन्न मौद्रिक प्रणाली। प्रत्येक देश की जो मुद्रा होती है क्या होती है? अलग अलग होती है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश से क्या होती है? भिन्न होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विपणन मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन में दोनों देशों की मुद्राएं क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न तरीकों की होती है। अब आगे क्या होता है? राजनीतिक प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने में यह होता है कि राजनीतिक प्रकृति होती है, क्योंकि प्रत्येक देश का जो विपणन करता है, वो विपणन करने वाला व्यक्ति है, वह तो नहीं जानता है दूसरे देश की राजनीतिक स्थिति क्या है। मान लीजिए इसमें यह होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने जाते हैं और दूसरे देश, जिस देश से हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब जिस देश से हम निर्यात करने जा रहे हैं, उस देश में युद्ध हो जाए, तो इस स्थिति में ऐसा होता है कि हमारा माल क्या हो जाता है? फंस जाता है और इसमें काफ़ी हमें क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो कब किस देश की कैसी स्थिति है, यह सब क्या राजनीतिक प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर साख अभिमुखी। प्रत्येक देश की अपनी अपनी साख होती है। प्रत्येक देश के उपभोक्ता अपनी अपनी मांग होती है, अपनी अपनी आवश्यकता होती है, जो क्या होता है? अलग अलग होता है। ये सब थी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति, जिसमें हम आपको उसके बारे में बताएं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विपणन में अंतर क्या होता है, जिसे आप यह भी कह सकते हैं घरेलू विपणन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन नाम है। देखिए, हेडिंग जैसे आप लिख सकते हैं। पहला हेडिंग आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अर्थ से लिख सकते हैं। अर्थ में यह होगा कि घरेलू विपणन क्या होता है? केवल एक देश के अंदर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या होता है? कई देशों के अंदर मतलब अंदर किया जाता है, मतलब कई देशों के साथ मिलकर जो किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन। और
और जो केवल भारत, मान लीजिए भारत एक देश है तो केवल भारत में किया जाएगा, वो क्या है, घरेलू विपणन है। दूसरा आप लिख सकते हैं आवश्यकता, दोनों के अंतर में दूसरे हेडिंग आप आवश्यकता ले सकते हैं। इसमें आवश्यकता में यह है कि राष्ट्रीय विपणन में एक देश मतलब एक देश में आवश्यकता क्या, आवश्यकता है क्या चाहिए, क्या ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो विपणन जो विपणन करने वाला व्यक्ति उसे मालूम रहता है। लेकिन दूसरे देश में सभी बातों की क्या जानकारी उपलब्ध करानी पड़ती है। फिर क्या होता है, मुद्रा की समस्या। राष्ट्रीय विपणन में यह होता है कि मुद्रा की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि एक देश में एक ही चलन मुद्रा चलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में यह होता है कि विभिन्न देशों से आप क्या करेंगे, विपणन करेंगे, तो विभिन्न देशों की मुद्राएं क्या होती है, भिन्न होती है। अब अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं व्यवसायिक नियम। राष्ट्रीय विपणन में क्या होता है, एक देश में एक ही नियम होगा व्यवसाय के लिए, प्रत्येक व्यवसाय के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन यह होता है कि विपणन जो करता है उसे यह नहीं मालूम रहता है कि उस देश में क्या नियम है, उसे पता करना पड़ता है कि दूसरे देश के क्या क्या नियम है, कौन से सामान कब किस तरीके से क्या बेचे जाएंगे। फिर अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं यातायात की समस्या। जब केवल एक देश से विपणन किया जाएगा तो इसमें यातायात की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन कई देशों से विपणन करने पर यातायात की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर और ले सकते हैं कि मांग, डिजाइन, पैकिंग। मान लीजिए अपने देश का मतलब है तो राष्ट्रीय विपणन है तो उसमें क्या मांग, डिजाइन, पैकिंग सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दूसरे देश में उसकी आवश्यकता, रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए क्या आप पैकेजिंग करेंगे, डिजाइन उसका तैयार करेंगे, दूसरे देश के हिसाब से उसका सभी चीजें क्या तैयार करेंगे। ये सब थे राष्ट्रीय विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं, इसके लाभ हम दोस्त बताइए। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें यह होता है कि उपभोक्ता को मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय यह है कि उपभोक्ता को आवश्यक वस्तु सस्ती दर पर उपलब्ध कराना है। क्या कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं की जो अनिवार्य वस्तु होती हैं, जो उपभोक्ता उस वस्तु को यूज करता है, उसे क्या उसकी कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि न करके उसे कम कीमत पर अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना है। क्या कहलाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं सरल शब्दों में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किसी विक्रेता को अच्छी वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जिसमें इसके लाभ क्या है, लाभ यह होता है कि अनिवार्य वस्तु उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। फिर और क्या हो सकता है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ होता है। फिर इसमें जरूरतमंद और जो कमजोर लोग हैं उनको जीवन यापन करने के लिए इसमें बहुत सी क्या सुविधाएं दी जाती है। फिर और यह लाभ होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। और ये सब क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ। इसके दोष क्या है, दोष ये है कि कई राइटर अपने अनुसार कहते हैं, कुछ आलोचक यह कहते हैं कि राशन कार्ड मिलता है, राशन मतलब गेहूं और चावल मिलता है, तो इसमें केवल क्या गेहूं और चावल मिलता है। कुछ आलोचक कहते हैं केवल गेहूं चावल मिलता है और सभी वस्तुएं नहीं मिलता है, जिससे जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पाता है। कुछ आलोचक यह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के पास राशन कार्ड दोष है, ये सभी व्यक्तियों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। जिसके पास नहीं जरूरत है उसके पास राशन कार्ड है और जिसके पास जरूरत है उसके पास राशन कार्ड नहीं है। कुछ आलोचकों का मानना है। तो ये सब क्या है, इसके दोष है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे आजकल तो बहुत सी वस्तुएं मिल रही हैं, ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएगा। जैसे गेहूं, चावल, मिठाई, चना, ये सब क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत है, जिसमें सरकार यह सुविधा देना चाहती है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या सभी मतलब सुविधाएं उचित कीमत पर समय पर क्या मिलती है। ठीक है, तो ये सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ और दोष हैं। आगे हम चलते हैं, जिसमें विपणन मिश्रण से आप क्या समझते हैं। इसके प्रमुख तत्वों को बताइए तथा घटकों को बताइए। देखिए विपणन मिश्रण, जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। विपणन मिश्रण में उन विधियों, घटकों, क्रियाओं, औजारों तथा उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी संस्था को विपणन कार्यक्रम को न्यूनतम लागत पर प्रभावकारी ढंग से क्या उपलब्ध कराए। मतलब विपणन मिश्रण यह होता है कि किसी भी उद्देश्य को न्यूनतम
लागत पर अच्छे तरीके से कराना है क्या कहलाता है? विपणन मिश्रण। अब विपणन मिश्रण में मतलब विपणन मिश्रण में अलग अलग राइटर हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से परिभाषा दिया, लेकिन इसमें प्रभावित करने वाले घटक में 4 घटक आते हैं जो मेघकार्थी हैं। मेघकार्थी देखिए, हम अब चौथा क्वेश्चन विपणन मिश्रण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रभावित करने वाले घटक में 4 घटक आते हैं, जिसमें आपका आ जाता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जैसे हम 4P बोलते हैं, ठीक है, 4P बोलते हैं तो पहला हमारा होता है क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के मीन्स उत्पाद से होता है। मतलब विपणन मिश्रण यह किया जाता है कि उत्पाद के संबंध में समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। जैसे उत्पाद की प्रकृति क्या हो, उत्पाद का डिजाइन क्या हो, उत्पाद का आकार क्या हो, उत्पाद किस तरीके से पैकेजिंग की जाए, उत्पाद का ब्रांड क्या हो, ये सभी क्रियाएं किसमें सम्मिलित की जाए? उत्पाद में। फिर हमारा आता है स्थान। स्थान में यह होता है कि दूसरा हेडिंग है स्थान। स्थान में यह होता है कि देखा जाता है कि कौन सी वस्तु किस स्थान पर बेची जाए तो काफी क्या होगी? सुटेबल होगी। किस मतलब जो वस्तु है किस स्थान पर, उसके लिए विशेष स्थान का चयन किया जाता है कि कहाँ कहाँ हम उसका क्या व्यवस्थित करें, वो स्थान उसके लिए क्या उपयुक्त हो और हमारी वस्तु अच्छे से क्या विपणन की जा सके, ठीक है। फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्राइस कीमत। प्राइस में यह होता है कि कीमत, कोई भी जो विपणन किया जाता है तो उसमें जो विपणनकर्ता होता है वो सोचता है कि उसका प्राइस इस तरीके से उसमें सम्मिलित की जाए कि जो समस्त क्रियाएं उसमें की जाती है क्या उस प्राइस में क्या सम्मिलित हो जाए और उसका प्राइस क्या हो, उचित कीमत पर किसी भी व्यक्ति को वह वस्तु दी जा सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रमोशन, ठीक है। तो उस प्रमोशन में उस वस्तु को बेचने के संबंध में जितनी भी क्रियाएं की जाती है जिससे उसकी बिक्री में वृद्धि हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। तो ये प्रभावित करने वाले 4 घटक थे। इसमें तथ्य मतलब इसके तथ्य भी हैं। विपणन मिश्रण के तथ्य में 2 तथ्य आते हैं, अनियंत्रण योग्य तथ्य और एक नियंत्रण योग्य तथ्य, मतलब जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते और एक पे जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो न कंट्रोल करने वाले में उपभोक्ता का हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल करने वाले में प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कंद विपणन, जिसे हम स्टॉक मार्केटिंग बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? भारत में इसके कार्य और महत्व को बताइए। इसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें यह होता है, स्कंद विपणन यह होता है कि कई लोगों का, पहले के लोगों का मानना है कि स्कंद विपणन जो होता है कि स्टॉक का क्या भंडार होता है, इसमें काफी ज्यादा क्या पहले के लोग मानते थे कि स्टॉक का मतलब यह होता है कि भंडारों का एक संग्रहण होता है और इसमें बहुत ज़्यादा भंडार होते हैं। लेकिन ये क्या है? एक गलत धारणा है। स्टॉक विपणन वह विपणन होता है जिसमें जो एक बड़े गोदाम की तरह है जहाँ पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मतलब कहने का मीन्स यह है कि स्टॉक एक्सचेंज वह विपणन है जिसमें अंश का, निष्पत्ति का, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक विपणन बोलते हैं। इसके संबंध में एक राइटर है जिसे हम बोलते हैं हटले विदर्स, जो बोलते हैं स्टॉक विपणन एक बड़े गोदाम की तरह है जहाँ प्रतिभूतियों का हम क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। यह हमारा क्या होता है? स्टॉक विपणन होता है। अब इसके महत्व यह होता है कि एक बार महत्व बताया गया है कि एक बार लंदन जाते हुए एक युवक लंदन जाता है तो उसमें एक राजनीतिक बिस्मार्क होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था मतलब विपणन के बारे में जानना है तो आप लंदन जाकर अंश के बारे में क्या करें? अध्ययन करें। कहने का मीन्स यह है कि आपको स्टॉक विपणन के महत्व के बारे में जानना है तो आप अंशों के बारे में अध्ययन करें, मतलब अंश का कैसे क्रय विक्रय किया जाता है उसके बारे में क्या करें? आप अध्ययन करें। ये स्टॉक विपणन का महत्व में 3 हेडिंग है, जिसमें हेडिंग में विनियोक्ताओं को लाभ होता है, कंपनी और संस्था को लाभ होता है, समाज एवं देश को लाभ होता है, ठीक है। अब स्टॉक विपणन के कार्य होते हैं। स्टॉक विपणन के कार्य में यह होता है कि इसमें व्यवहारों की क्या सुरक्षा चाहिए, पूंजी निर्माण में हमें सहायता चाहिए, सरकार को धन प्राप्ति में सहायक होता है, मध्यस्थ के रूप में, ये सब हेडिंग है। देखिए
सरकार को ऋण प्राप्ति में सहायक से तात्पर्य यह है कि सरकार को ऋण प्राप्ति में सहायक से तात्पर्य यह है कि अंशों का क्रय विक्रय करने से सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है, तो सरकार को क्या ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। व्यवहार की सुरक्षा में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिभूतियों को खरीदना चाहेगा तो उसे यह चाहिए कि क्या उसके प्रतिभूतियों का पैसा क्या तुरंत वापस मिल सके। फिर यह होता है कि पूंजी प्रतिभूतियों की तरलता होती है। प्रतिभूतियों की तरलता से तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, उसे नकद राशि चाहिए, तो क्या तुरंत उसको प्रतिभूतियों के बदले से क्या नकद धन दे दिया जाएगा। ये सब इसके कार्य में हेडिंग है, जिसमें परिकल्पना को प्रोत्साहन देना, मध्यस्थों के रूप में कार्य करना, पूंजी निर्माण में सहायता करना, प्रतिभूतियों का तरलता के रूप में प्रकट करना, ये सब क्या है इसके कार्य। ठीक है, अब यहाँ ये समाप्त हुआ सेक्शन ए हमारा। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी में 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमारा है निर्यात संवर्धन से आप क्या समझते हैं। भारत में निर्यात संस्थागत के ढांचे का वर्णन कीजिए। निर्यात संवर्धन, प्रमोशन का मीन्स आप लोग जानते ही हैं वृद्धि करना। तो यहाँ निर्यात संवर्धन का आशय है निर्यात की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना क्या कहलाता है, निर्यात संवर्धन कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि निर्यात संवर्धन वह होता है जहाँ निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, उसे हम निर्यात संवर्धन कहते हैं। इसमें संस्थागत ढांचा में यह होता है कि स्वतंत्रता के बाद निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई परिषदों का गठन किया गया। कई परिषद जो थे जिसमें गठन किया गया, जिसमें पहला है निर्यात संवर्धन परिषद, वस्तु बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषद, वस्तु बोर्ड और ऐसे कई हैं। ठीक है, संस्थागत ढांचे में वस्तु बोर्ड में 5 हैं, जैसे चीनी, चाय, कॉफी, ये सब वस्तु बोर्ड में, निर्यात परिषद में 10 माने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हुआ ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष विपणन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष को बताइए। ऑनलाइन प्रत्यक्ष विपणन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों को बताइए। ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन को ई मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं, ई कॉमर्स भी कह सकते हैं, ई विपणन भी कह सकते हैं। कहने का मीन्स यह है कि आप इसे, इसकी कई भाषा है, तो आप यह कह सकते हैं कि एक ई कॉमर्स वो मतलब ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है कि जिसके द्वारा हम किसी भी मतलब कार्य को सरल तरीकों से कर सकते हैं। कहने का मीन्स है कि ई कॉमर्स में क्रय विक्रय की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक साधनों मूलतः इंटरनेट की सहायता से की जाती है। मतलब कहने का मीन्स यह है कि इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वह एक इंटरनेट की सहायता से कार्य किए जाते हैं। इसके लाभ क्या है, इसके लाभ में यह होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को कोई सामान खरीदना है या कुछ भी खरीदना है तो क्या इंटरनेट की सहायता से तत्काल उस वस्तु को मंगा सकता है। फिर फॉर्म भरना हो तो वो भी क्या आप कर सकते हैं, कोई फॉर्म भी भरना तो इंटरनेट की सहायता से क्या आप कर सकते हैं। आजकल तो अधिकांश कार्य इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, तो जो भी कार्य इंटरनेट के माध्यम से सरल तरीके से किए जाते हैं सब उसमें क्या उसके लाभ में आप लोग लिख सकते हैं। दोष में क्या है, दोष में यह है कि मान लीजिए कि हमेशा तकनीकी जो परिस्थिति होती है क्या सही नहीं होती है। मान लीजिए कई बार होता है कि हम फॉर्म भरने जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो कई जगह कंप्यूटर सही से कार्य नहीं करता है। फिर दूसरा होता है कि इंटरनेट के माध्यम से पैसा कोई लोग को लगता है कि ज़्यादा लग रहा है। फिर और दोष क्या हो सकते हैं, ये 2 दोष। तीसरा दोष ये हो सकता है कि कंप्यूटर हर जगह उपस्थित नहीं है, यह दोष है। तो यह सब क्या है, इंटरनेट के एक दोष है। ठीक है, अब हम चलते हैं कृषि आगतों से आप क्या समझते हैं। भारत के उर्वरक एवं कीटनाशक के लिए अपनाई जाने वाली विपणन प्रक्रिया को बताइए। देखिए कृषि आगत होता क्या है, कृषि आगत क्या होता है। कृषि आगत में उन सभी मतलब तथ्यों को शामिल किया जाता है। देखिए जब हम मतलब 1965-66 का दशक था, जब भुखमरी की समस्या उत्पन्न हुई तो सोचा गया कि मान लीजिए उस समय दूसरे देश से आयात किया गया एक मतलब
1,90,00,000 कुंटल मतलब अनाजों का दूसरे देश से आयात किया गया। तो तब यह सोचा गया कि ऐसी कृषि व्यवस्था चलती रही तो हमें कुछ दिन में केवल अनाज और चावल का भी क्या दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि आगत में उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, टेक्निकल मशीनरी, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया। अब उर्वरक, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया। उर्वरक का मीन्स यह होता है कि जिसमें हमारा जो भारत की मिट्टी है इस प्रकार की मिट्टी है कि हम उसमें उर्वरक को छीट कर पुनः क्या उत्पादित कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन की कोशिश की गई। तो इसमें भूमि में हम एक बार मतलब कोई भी चीज़ उपजाने के बाद दूसरी बार क्या उसमें पुनः छिड़काव करके क्या उस भूमि को सेम बना सकते हैं। उसी प्रकार उतनी ही मात्रा में उसमें सभी चीज़ें क्या उपस्थित हो सकती हैं। दूसरा हुआ बीज। बीज में यह सोचा गया कि अगर अच्छी किस्म का बीज उपयोग किया जाएगा तो हमारी कृषि में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। फिर उसके बाद कृषि के क्षेत्र निर्धारित किए गए, मतलब बीज के क्षेत्र निर्धारित किए गए। उसके बाद हमारा आ गया कृषि हो गया, बीज हो गया। उसके बाद हमारे कीटनाशक दवाई आ गई। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग पहले बहुत कम किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। आजकल तो कीटनाशक दवाइयों को इतना उपयोग किया जा रहा है कि जो हमारे लाभदायक जो मतलब जीव जंतु हैं उनको भी काफ़ी क्या नुकसान हो रहा है। तो कीटनाशक दवाइयाँ का हमें ऐसा अब नियम बनाया जाएगा कि जिसमें कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग न किया जाए और उसका उतना ही उपयोग किया जाए जितना उसमें क्या आवश्यकता हो। फिर टेक्निकल मशीनरी में जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ट्रैक्टर आ गया, उससे संबंधित खेती से संबंधित बहुत से उपकरण आ गए। ठीक है, अब हम आगे उपज विपणन क्या है, इसके कार्य महत्व को बताइए। उपज विपणन क्या है, इसके कार्य एवं महत्व को बताइए। तो देखिए उपज विपणन को एक वस्तु विपणन भी कहा जाता है। इसको उपज विपणन को स्तन विपणन के अंतर्गत ही रखा गया है। कई लोग का मानना है कि उपज विपणन वो विपणन होता है जो स्तन विपणन के ही तरह होता है, लेकिन उपज विपणन क्या है, वस्तु विपणन का एक अंग होता है। उपज विपणन में कृषि को सम्मिलित किया जाता है, मतलब उपज विपणन वह होता है जिसमें कृषि उपज तथा उद्योग के कच्चे मालों को क्या सम्मिलित किया जाता है। कृषि उपज तथा उद्योग के सभी समस्त कच्चे मालों को उपज विपणन में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसके कार्य में यह है कि इसमें उपज विपणन के कार्य में यह है कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा उपज विपणन के कार्य में यह है कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, जैसे बीमा का कार्य, कृषि जब किया जाए बीमा का कार्य किया जाए कौलाहली में, फिर विवादों का निवारण किया जाए, फिर क्रय विक्रय का क्या समझौता किया जाए, ये सब क्या है उपज विपणन के कार्य। अब हम आ जाते हैं ग्रामीण विपणन से। अब क्या से है इसके कार्य तथा ग्रामीण विपणन एवं शहरी विपणन में अंतर बताइए। देखिए ग्रामीण विपणन देखिए ग्रामीण विपणन वह विपणन होता है जिसमें ग्रामीण विपणन वह विपणन होता है जिसमें ग्रामीण स्तर पर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं को क्या इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके संबंध में फिलिप कोटलर कहते हैं कि ग्रामीण विपणन कृषि विपणन की वह शाखा है जिसमें कृषि वस्तुओं के उत्पादन से लेकर तथा वितरण तक की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखिए ग्रामीण विपणन वह विपणन होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि विपणन का तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं, जिसमें उत्पादन शुरू से लेकर अंत तक की जब तक उस वस्तु को बेच न किया जाए तब तक समस्त क्रिया किसमें सम्मिलित की जाती है, विपणन में। लेकिन यहाँ ग्रामीण विपणन से आशय यह है कि इसमें कृषि विज्ञान से माना जाता है। ठीक है, अब ग्रामीण विपणन के महत्व, कार्य एवं महत्व। ग्रामीण विपणन के महत्व क्या है और कार्य क्या है। इसमें यह होता है कि इसमें रोजगार का स्रोत हो जाता है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक रोजगार का साधन है, जो कोई कार्य नहीं करता वो कृषि में बिजी रहेगा। फिर दूसरा हो जाता है उद्योगों के लिए महत्व होता है।
जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन्हें कच्चे माल कहाँ से मिलता है, ग्रामीण विपणन से उपलब्ध कराया जाता है। फिर देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। मान लीजिए जब अच्छा से अच्छा उपज करेगा तो उसे क्या कुछ मुद्रा मिलेगी, जिससे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। परिवहन के साधनों का विकास होता है। फिर वस्तुओं की उपलब्धि होती है। ये सब क्या है, ग्रामीण विपणन के महत्व कार्य। उसके बाद दोष क्या होते हैं, जैसे महत्व में था कि परिवहन के साधनों का विकास होता है, वैसे दोष में यह है कि ग्रामीण विपणन में परिवहन की अच्छी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। फिर परिवहन की अच्छी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है। फिर भंडार करने की व्यवस्था नहीं होती है। सब क्या हो गए, दोष हो गए। अब हम आते हैं ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर। ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर यह है कि जो शहर में किए जाते हैं उसे शहरी विपणन बोलते हैं, जो गांव में किए जाते हैं कृषि विपणन से ग्रामीण विपणन कहते हैं। पहला हेडिंग आप लिख सकते हैं स्थान। ग्रामीण विपणन में जो विपणन करने का तरीका है दूर दूर स्थानों पर होता है, लेकिन शहरी विपणन में सब क्या है, एक ही स्थान पे किया जाता है। दूसरा पेशा, ग्रामीण विपणन में वही व्यक्ति कृषि से संबंधित कार्य करता है जो उस जाति का है। शहरी विपणन में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति क्या विपणन कर सकता है। तीसरा संस्कृति, ग्रामीण विपणन में घर का जो मुखिया होता है वो मालिक होता है, लेकिन शहरी विपणन में ऐसा कुछ नहीं होता। शहरी विपणन में प्रत्येक परिवार में एक सदस्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या मुखिया होता है। फिर आकार, ग्रामीण विपणन क्या होता है, आकार में छोटा होता है, शहरी विपणन विस्तृत होता है। फिर ग्रामीण विपणन घर के मुखिया भी निर्भर होता है, शहरी विपणन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब क्या थे, ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर। ग्रामीण विपणन में वितरण वाहिका क्या है, एक अच्छी वितरण वाहिका की विशेषता बताइए। देखिए वितरण वाहिका से आशय यह है कि किसी वस्तु को विक्रेता क्रेता जब मिलकर क्रय विक्रय करते हैं तो क्या होता है, वहाँ विक्रय होता है। तो जब वितरण वाहिका से तात्पर्य होता है इसमें फुटकर व्यापारी, थोक बेकार व्यापारी, ये सब क्या सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या किस प्रकार किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाए, किस माध्यम से किया जाए, यह सब क्या इसमें सम्मिलित होता है। वितरण मीन्स एक वस्तु का मतलब एक वस्तु को दूसरे स्थान पर किस माध्यम से पहुंचाया जाए, क्या वितरण वाहिका में सम्मिलित होता है। अब हम आगे सरकारी विपणन क्या है। भारत में सरकारी विपणन के धीमी गति के कारण क्या है। देखिए सरकारी विपणन यह होता है कि जो जिसमें सरकार, इससे मतलब विपणन का तात्पर्य होता है, आप जानते हैं क्रय विक्रय करना। सरकारी विपणन में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिस सरकारी विपणन में सरकारी विपणन और विपणन होता है जिसमें विपणन होता है लेकिन उसमें नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। और सरकारी विपणन धीमी गति के होने के जो कारण है। फिर उसके बाद आ जाता है विपणन पर्यावरण पे टिप्पणी लिखिए। विपणन पर्यावरण क्या होता है, विपणन पर्यावरण के मीन्स आप जानते हैं जिस पर बाहरी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। विपणन पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसमें आंतरिक एवं बाहरी सभी घटकों को क्या सम्मिलित किया जाता है मार्केटिंग करने के संबंध में, जिसमें आप इसकी सामाजिक शक्तियाँ होती है, राजनीतिक शक्तियाँ होती है, आर्थिक शक्तियाँ होती है, प्रौद्योगिकी शक्तियाँ होती है, सब क्या है विपणन पर्यावरण में क्या शामिल होते हैं। उसके बाद आ गया हमारे उपज विपणन में। उपज विपणन हम आपको बता चुके हैं, जिसमें उसके बाद टिकाऊ वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुओं में अंतर। टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जिसका हम क्या कई बार उपयोग कर सकते हैं, उसे टिकाऊ वस्तु बोलते हैं। और टिकाऊ वस्तु होता है जिसका हमें कम कीमत पे मिलता है लेकिन अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सब क्या है और टिकाऊ वस्तु। और उसके बाद हम आप अंतर लिख लेंगे। फिर सेवा क्या है, सेवा यह होता है कि जो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपको प्रतिफल देगा, आप उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, आराम उसको देंगे, या उसको जिस प्रकार सेवा कर सके, आराम दे सके, या उसको कोई कार्य कर सके प्रतिफल के बदले, उसे हम क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं।
फिर स्कंद विपरीत उपज विपरीत में अंतर आपको बताया, स्कंद विपरीत क्या होता है, उपज विपरीत आपको बताया। फिर औद्योगिक या उपभोक्ता वस्तु में अंतर, औद्योगिक वह होता है जो उद्योग के संबंध में किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु यह होता है जो उपभोक्ता के संबंध में किया जाता है। दोनों में क्या अंतर करना है। अब इस प्रकार आपके पूरे संक्षिप्त शब्दों में पूरे क्वेश्चन का आपका सॉल्व हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत